हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास एकेडमी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। एंड पॉलिटी में जो क्लास 11th की पॉलिटी है, जो क्लास 11th की बेसिकली जो एनसीईआरटी की पॉलिटी है, विल टॉक अबाउट दैट थिंग। एंड दिस बुक कैन बी termed as very important book when it comes to UPSC or state PSC exams. Why it is very important? Because बहुत से बच्चे हैं जो कि क्लास 6 to 10 अवॉइड करते हैं टाइम की वजह से या उनके डेवलप्ड बेस की वजह से। तो उनके लिए 11th and 12th की जो NCERT है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट जो क्लास 6 to 12 के हैं उसमें जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे तरीके से एलैबोरेटिव वे में 11th और 12th की एनसीईआरटी में वो प्रेजेंट है। इस एनसीईआरटी में हम स्पेशली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी वोटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपकी डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से आया, ये हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी आज हम डिस्कस करेंगे उसको हम देखेंगे। और किस तरीके से जो राइट्स हैं और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में राइट्स को देखेंगे, जिसमें अलग अलग राइट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से राइट्स जो हैं हमको गारंटी करते हैं। राइट टू लाइफ जो है किस में आता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये क्यों निकाल दिया गया, जो कि आपका आर्टिकल 31 था उसको क्यों हटा दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट। और इसी तरीके से और भी जो भी चीज़ें हैं उसको हम बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे 2022 के लिए या 2023 के लिए, मोस्टली मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स होंगे वो 23 वाले होंगे। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करा जाए। एंड प्लस द मेन थिंग इज, क्योंकि टाइम इज़ लाइक विंड, तो वी शुड रिस्पेक्ट इट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय बीत जाने के बाद हम कहते हैं कि हमने प्रिपरेशन नहीं किया। इसीलिए होता है कि हर साल अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो लगभग 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं। यही कहीं ना कहीं उन 2 लाख लोगों के साथ हो जाता है। कुछ के साथ अपने पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो आते हैं वो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो रेडी नहीं थे प्रिपरेशन के लिए, वो अटेम्प्ट को अपने ख़राब नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया। तो अगर आप 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस भी ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली, बिकॉज आज का जो दिन है वो जब चला जाएगा तो वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। और इसी तरीके से अपने आप को प्रेशराइज करें, अपने आप को पूरा प्रयास करें कि जो आपका जो भी बेस्ट है, जो भी बेस्ट आउटकम है आपका, आपकी अपनी सोच का, आपकी अपनी नॉलेज का, उस आउटकम को आप अपने जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आए। ये क्योंकि पॉलिटी है, इस पॉलिटी से जो आपकी एनसीईआरटी का जो बेस है वो डेफिनेटली विल ट्राई कि आप उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको समझ पाएँ। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आई सजेस्ट कि जो हमारी 6 to 10 की जो पॉलिटी की जो सीरीज़ है यूट्यूब पे भी प्रेजेंट है, उस सीरीज़ को आप देखें और देखते हुए फिर क्लास 11th में आए। बट अगर आपका बेस ऑलरेडी है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन पॉलिटी, व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स आर देयर इन पॉलिटी, देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ 11th एज वेल, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की पॉलिटी। सबसे पहला है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, है ना, इसका जो रोल है ना, इसका रोल सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डालता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो डेली एग्जिस्टेंस है, जो डेली एक्टिविटीज है हमारी, जो हमारी दिनचर्या है बेसिकली यू कैन से, उस डेली एक्टिविटीज में क्या प्रभाव डालता है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हमको ये किसी चीज का कोई प्रोटेक्शन देता है? जब हम घर से बाहर निकलते हैं अपने, तो क्या हमको किसी चीज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है? आपको क्या लगता है? और अगर करता है तो उसकी पावर उसके पास वो कैसे आई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को
है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से किस चीज़ को पावर मिलती है? सबसे पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, है ना, इसकी फ्रेमिंग, इसको भी आज हम देखेंगे, और जो इसका जो वर्क है उसको भी हम देखेंगे, है ना। पावर, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब वन मैसेज, परहैप्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे एग्री ऑन सम बेसिक रूल। अब अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक कोई जगह है जहाँ पे लगभग उस एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, सबकी नीड, है ना, सबकी सोर्स ऑफ इनकम, सबकी थिंकिंग, सबके एस्पिरेशंस, ये जो सारी चीजें हैं ये जनरली लोगों के अपने अपने और डिफरेंट होते हैं। तो अगर डिफरेंट हैं तो मान लीजिए किसी के लिए रोड इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए डिफेंस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फॉरेन रिलेशंस इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी तरीके से जो ये एरिया में 100 लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, है ना, अपना अपना प्रेफरेंसेस हैं। तो कौन डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि वो लीगल है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि नहीं दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको होने पे हम कहते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम देखेंगे कि क्या होते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है ना। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो किस तरीके से, मैं इसलिए आपको एक एक चीज़ यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सो दैट कि जब आप ये क्लास 11th की एनसीईआरटी का ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो स्मॉलेस्ट चीज़ें भी हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब अगर ये ग्रुप की जो बात है, अगर बेसिक रूल नहीं रहेगा, है ना, तो सोचिए एब्सेंस ऑफ बेसिक रूल में क्या होगा। भाई डेफिनेटली बेसिक रूल इज समथिंग जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ना। बेसिक रूल जो हमने देखा, जो भी चीजें, एस्पिरेशन, सारी चीजें, बेसिक रूल आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ना। स्ट्रक्चर विच विल बी अबाइडेड बाय ऑल। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा बेसिक रूल जिसको सबको फॉलो करना है, चाहे वो कोई हो, चाहे आपका टॉप ऑफ द पर्सन हो या लोएस्ट ऑफ द पर्सन हो, बी इट एनी वन। टॉप ऑफ द पर्सन मतलब खुद गवर्नमेंट और जुडिशरी हो, या आपका एक नॉर्मल, एक कॉमन पर्सन है, कोई भी, वो हर आदमी के लिए वो बेसिक रूल समान है, सेम है। Every individual would insecure simply because they would not know what member of this group would do to each other, who would claim the right over what। जैसे कि यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमने एरिया का एग्जाम्पल लिया, उस एरिया में अगर 100 लोग लेते हैं तो इनका क्या राइट है ना, ये क्या एक दूसरे पे क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना होगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल, व्हाट कैन बी डन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसमें आपको फ्रीडम देते हैं कि यू आर फ्री टू डू दोज थिंग्स। आप अपनी बातें कह सकते हैं, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो राइट्स दिए हैं, जो सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, एक हम लॉ की बात करें, एक हम एक बुक की बात करें, है ना, एक रेफरेंस बुक की बात करें, तो हमको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक बनाना पड़ेगा कि कोई भी अगर ऐसी चीज है तो एक बुक है जिस पे हम रेफर कर सके, जिस पे हम जाके देख सकते हैं ये जो हो रहा है वो होना चाहिए नहीं,
क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से हम जो है सिटीजन्स को गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है वो कैरी करना, मतलब एक ओवरऑल सारी चीज़ें, एक सोसाइटी की जो आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड या सिटीजन्स के एस्पिरेशन से रिलेटेड जो है वो मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन्ड है। Saying that the rules are legally enforceable. Legally enforceable का क्या मतलब हुआ? Such thing which are justiciable in court, है ना? Assurance to everybody that others will follow these, for if they do not they will be punished. अब मान लीजिए कोर्ट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स हैं उसके, चाहे कोई भी आदमी हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब जब सबके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डिसीजन आता है चाहे सरकार की तरफ से या कोई ऐसा आदमी है जो आज के डेट में अनटचेबिलिटी की बात करे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ। उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। जब हमने बात करा ये एक बेसिक रूल का सेट है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे बेसिक रूल मेंशन्ड है, विच वो बेसिक रूल्स जो हैं वो बेसिक रूल्स क्या करते हैं, एक मिनिमम लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन, है ना। हम कुछ भी सोचे किसी के लिए, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, एक मिनिमम लेवल ऑफ जो फ्रीडम है सबके बीच में, सबके लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन अमंग द सिटीजंस आल्सो, coordination among the citizens. A constitution is a body of fundamental principle according to which a state is constituted or governed. हम इसकी मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से न्यू स्टेट का जो फॉर्मेशन है उसकी भी बात करते हैं, है ना, न्यू स्टेट फॉर्मेशन, है ना, उनका स्टेट का गवर्नेंस, किस तरीके से स्टेट को गवर्न होंगे, पावर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स, इसमें एक समानता के हिसाब से जो है पावर दी गई है, अनलेस एंड अनटिल कोई अन्य जो ज़रूरत थी उस स्टेट के हिसाब से तो बात अलग है ना, जो पावर ऑफ स्टेट्स हैं उसको दिखाया गया है। मतलब एक तरीके से यू कैन से कि स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट थिंग एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कोई भी इसको जो है वॉयलेट नहीं कर सकता है। अगर वॉयलेट करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है ना, तो कोई कहता है कि भाई हम रूल एक्स चाहते हैं, कोई कहता है हम रूल वाई चाहते हैं, तो वो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा रूल, कौन सा प्रेफरेंस हो जिससे हमको हमारी सोसाइटी को गवर्न किया जाए, है ना। तो जो आदमी भी सोचता है एवरीवन वांट्स टू लिव बाय आर द बेस्ट, अब एक्स के हिसाब से ये बेस्ट है, वाई के हिसाब से ये बेस्ट है, तो हु विल डिसाइड? अगर मान लीजिए संविधान ना हो तो हु विल डिसाइड? दिस कम्स द क्वेश्चन, कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि हर अदर के हिसाब से ही थिंक्स कि देयर रूल इज द बेस्ट। तो अगर सभी का रूल बेस्ट है तो नॉट लाइक कि भाई मेनी रूल्स कैन बी देयर, एक ही चीज के हर रूल्स तो हो नहीं सकते हैं कि बहुत सारे रूल्स हैं, तो वन रूल है फॉर वन थिंग। कि अब ऐसा नहीं है कि एक्स का भी रूल चल रहा है कंट्री में, वाई का भी चल रहा है, जी का भी चल रहा है, ए का भी चल रहा है, बी का भी चल रहा है, नहीं, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कौन सी चीज कहाँ गवर्न करती है, कौन सी चीज किसको, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से लाएंगे? हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide. कौन डिसाइड करता है ये रूल, ये सारी चीजें? ये करता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स,
है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया हुआ है कि एक दूसरे को कोई सुपरसीड नहीं कर सकता है ना। कोई भी जनता को, पब्लिक को परेशान नहीं कर सकता है, उनके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से मेंशन्ड है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। तो चाहे आपका सेंटर हो, चाहे आपका स्टेट हो, सब कुछ की जो पावर है दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोई किंग है ना, वो सारे डिसीजंस लेता है, जनता का कोई से नहीं है, तो मोनार्क डिसाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक ओल्ड सोवियत यूनियन में अगर हम देखें, वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड, एक ही पार्टी थी वो डिसाइड करती थी कि क्या करना है क्या है। लेकिन डेमोक्रेटिक में ब्रॉडली स्पीकिंग पीपल गेट्स टू डिसाइड, कैसे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसको वो वोट देके चुनते हैं। The second function of constitution specify who has a power to make decisions in society। कौन किसके पास पावर है जिसको डिसीजन लेने की क्षमता दी जाती है। It decides how the government will be constituted, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट को फ्रेम किया जाएगा। Suppose you decided who had the opportunity to make the decision, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair। अगर ये अथॉरिटी, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ऐसा काम करता है ना, कि कहीं से कोई या लेजिस्लेचर ऐसा काम करता है, तो इसको फिर कौन चेक करेगा? इसको जुडिशरी चेक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी वो मनमाना अपने हिसाब से वर्क करे, है ना। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। फॉर इंस्टेंस, अगर मान लीजिए कोई कह दे कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, उससे प्रोटेक्शन कौन देगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। और इट एंजॉयड दैट द क्लोथ्स ऑफ सर्टेन कलर्स वर प्रोहिबिटेड। अब मान लीजिए अगर हमारे पास जो डेमोक्रेसी है, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास जो फ्रीडम, जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, अगर मान लीजिए वो नहीं हो और कोई ये कह दे कि एक काम करते हैं, हम एक डिसाइड करते हैं, है ना। मान लीजिए स्पेशली मोनार्कियल में ऐसा हो सकता है कि हम डिसाइड करते हैं कि आज से हमारे कोई भी आदमी जो है वाइट कपड़ा नहीं पहनेगा, या बीट एनी कलर, किसी भी चीज़ का, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं कि वाइट, बीट एनी कलर। अगर कोई डिसीजन ले लें, कोई स्पेसिफिक फूड के लिए डिसीजन ले लें, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अगर हमको और दैट यू नॉट फ्री टू सिंग अ सर्टेन सॉन्ग, हम गाना नहीं गा सकते हैं अपने हिसाब से, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। सोचिए एक बेसिक सी चीज़ है, फूड, ड्रेसिंग, है ना, बेसिक सी चीज़ है, उससे अगर हम लोग को वंचित कर दिया जाए, गाना गाने से हम लोग को वंचित कर दिया जाए, सॉन्ग सिंग करने से, तो कितनी बड़ी समस्या है। द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट ऑफ व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन। अगर हम लिमिट नहीं सेट करेंगे तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्ट करने लगेगी, है ना। उस फ्रीडम का गवर्नमेंट अगर चाहे तो फ़ायदा भी उठा सकती है, अपने डिसीजन मेकिंग पावर का फ़ायदा भी उठा सकती है। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। फंडामेंटल इसलिए है कि इसको आप या कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। The Constitution limits the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is specify certain fundamental rights. जिस हम फंडामेंटल के पीछे बात कर रहे थे, ये इस टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ऑल ऑफ अस, हम सब के पास ये राइट हम पोजेस करते हैं, हर सिटीजन्स को, विच नो गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बन जाए, है ना, बीट सेंटर बीट स्टेट, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑलवेज प्रोटेक्टेड है। इस शील्ड को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स, है ना।
बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, लेकिन वो बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स है उनको। बट 20th सेंचुरी की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा, एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कि एनेबल करता है फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, है ना। इंडिया एस्पायर्स टू ए सोसाइटी, इंडिया ऐसी सोसाइटी बनना चाहता है जहां पे जो कास्ट है उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोसाइटी के जो एस्पिरेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, गवर्नमेंट है वो एनेबल होगी, एम्पावर्ड होगी, जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं अचीव करना है इन गोल्स को, वो स्टेप्स लिए जाएं, स्टेप्स टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। अब अगर हमारी सोसाइटी चाहती है कि भाई हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हम फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड के साथ रहें, है ना, हमको वोटिंग राइट्स मिले, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एस्पिरेशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स केयर दैट दीज एस्पिरेशंस आर नॉट वायलेटेड। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of society and create a condition for just, या जहां पे एक सोसाइटी में लीगैलिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, जहां पे सोसाइटी में जस्ट सोसाइटी हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 नवंबर 1949 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। Constitution was framed. It drove a long history of nationalist movement. बहुत सी त्याग और तपस्या जो कि हम अपने हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो देखेंगे कि कितने सारे मूवमेंट्स, कितने सारे लोग जो है बहुत सा त्याग करे, तब जाके हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हमको मिला, तब हमको एज अ सॉवरन कंट्री रन करने को मिला, है ना। तो वो खुद में अपने आप में जिस तरीके से सोसाइटी साथ आई थी, वो एक बहुत ही रिमार्केबल मोमेंट्स थे हमारे हिस्ट्री के, हमारे कंट्री के हिस्ट्री के। और दोज आर समथिंग कि उनके भी जो एस्पिरेशंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिखते हैं। Some countries are subjected their constitution to a full-fledged referendum where all people vote on the desirability of constitution. अब रेफरेंडम की बात करते हैं तो रेफरेंडम इज समथिंग जहां पे जनता जो पब्लिक है वो आती है और किसी चीज पे वो वोट करती है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच रेफरेंडम। क्यों नहीं रेफरेंडम होने लिया? बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ा पब्लिक अथॉरिटी, जो हमारा जो बैकिंग थी जो लीडर्स की, वो इतने पॉपुलर थे कि उनके साथ हर समय जो सपोर्ट था पब्लिक का वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। हमारे जो लीडर्स थे, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे नेशनल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया था और आज़ादी दिलाई थी हमारे देश को, हर एक की एक अपनी रोल्स था। तो वो जो लीडर्स थे कहीं ना कहीं वो जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सोसाइटी को, इसके वजह से जो रेफरेंडम है हमने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power. अब अगर आप माने जब आप पावर की बात करते हैं तो हमने देखा जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है लेजिस्लेचर, हमारे दिमाग में आता है एग्जीक्यूटिव, हमारे दिमाग में आता है जुडिशरी। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए वन इज मोर पावरफुल, है ना, वन इज मोर पावरफुल, तब काम कैसे होगा? नहीं हो सकता। जो पावरफुल होगा वो ऑब्वियसली एक दूसरे को सुपरसीड करना चाहेगा, इसीलिए हमने बैलेंसेस क्रिएट करे, है ना। हम कहते हैं इसको अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है अमंग दीज थ्री ऑर्गन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, जिसमें हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन, है ना, लाइक कैग,
ये सब भी हैं, लेकिन अगर एक ओवरऑल बात करें तो ये जो 3 हैं ये मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। इन तीनों में चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू पावर जो डिवाइडेड है वो इक्वल अमाउंट से डिवाइडेड है। नो वन इज मोर पावरफुल देन अदर। एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस फैसिलिटेटेड, जो सिस्टम की भी हम बात कर रहे थे, जो चेक्स एंड बैलेंसेस की, ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं हमारे सक्सेस की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए तो सोसाइटी के हिसाब से अगर कोई चेंज करना हो, जैसे कि हमने राइट टू एजुकेशन जो हमने ऐड किया बाद में मान लीजिए, तो जब इसकी नीड हमको महसूस हुई तब हमने ऐड किया। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन होता कि उसको आप ऐड ही नहीं कर सकते, किसी चीज को आप जैसे राइट टू क्या बोलते हैं, जैसे जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते थे तब कैसे होता? तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम बहुत ज्यादा रिजिड मानते हैं। अगर बहुत रिजिड हो तो गलत, बहुत फ्लेक्सिबल हो तो गलत, बैलेंस होना चाहिए, जो कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, which had been elected for undivided India. It had its first sitting on 9th of December 1946 में ये जो फर्स्ट सिटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये हुई। इट्स मेंबर वेर चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, और जो हमारा प्रिंसली स्टेट्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिएगा इसको, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे वहां डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट नॉमिनेशंस के थ्रू वहां पे लोगों को अपॉइंट किया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉम्पोजिशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फिर जो अंडर द प्लान 3 जून 1947 जो भी मेंबर्स उस टेरिटरी से जो थे, जो कि पाकिस्तान में चली गई टेरिटरी, वो मेंबर्स, उनकी मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वहीं पे ख़त्म हो गई। तो वो मेंबर रिड्यूस होके आपका 299 लोग बचे। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन केम इनटू फोर्स, केम इनटू इफेक्ट, वी स्टार्टेड फॉलोइंग ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो आपको ये याद रखना है, अडॉप्शन वी अडॉप्टेड 26 जनवरी, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी। In terms of political party, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82%। अगर कोई पूछे कि कांग्रेस कितनी जो परसेंटेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट था, तो आप यहां देखिए 82% जो लोग थे वर फ्रॉम कांग्रेस। 82% of the seats in assembly after the partition. The Congress itself was such a diverse, आप समझे ना, 82%, अगर हम 299 की बात कर रहे हैं उसमें से 82% लोग जो हैं वो कांग्रेस से थे, और इतने डाइवर्स थे कि ऑलमोस्ट ऑल स्ट्राटा, ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन, ऑल जो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन जो है वो उसी में ही कहीं ना कहीं हो जा रहा था। While in assembly that claims to be representative, desirable that diverse section of society participates, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी में, मैक्सिमम सेक्शन को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, ताकि हर एक के एस्पिरेशन, नीड्स एंड हर एक के लिए एक जस्ट सोसाइटी जो है क्रिएट की जाए। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, ईच मेंबर अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन विद इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन इन माइंड। अब यहाँ देखिए बहुत ब्यूटीफुल चीज मेंशन्ड है कि सिर्फ अपने लिए, है ना, या सिर्फ अपनी सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि एज अ नेशन, एज अ होल उन चीजों को किया जाए। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। एक प्रोविजन था, अगर आपसे पूछे टेल मी वन प्रोविजन इन विच, क्योंकि हर प्रोविजन पे डिबेट भी हुए थे, है ना, डिस्कशंस भी हुए थे,
वोट हुए थे, लेकिन एक प्रोविजन था, was passed without any virtually any debate. क्या था वो? यूनिवर्सल सफरेज। अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम बोलते हैं, यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं, वोटिंग राइट्स बोलते हैं, इसका मतलब है हर एक पर्सन जो कि एक सर्टेन एज अटेन कर ले विल बी एंटाइटल्ड टू वोट रिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी एजुकेशन बैकग्राउंड, किसी जेंडर, किसी इनकम ग्रुप का हो, वोटिंग राइट उसके पास है। असेंबली मेट फॉर 166 days, spread in 2 years and 11 months. Please note it down. Please note down these details. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और आपके आंसर्स में भी, मेंस में यू कैन यूज दिस। सेशंस वेर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक। अब ये देखिए, ये एक आदमी को एक जो फ्रीडम है, एक आम जनता को, वो यहीं से कहीं ना कहीं जो है दे दी जा रही थी। वो प्रेस के लिए और पब्लिक के लिए फ्री था कि वो आके जो सेशंस है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से असेंबली जो है एक्ट कर रही है। असेंबली मेट फॉर 166 डेज, जिसको हम लोग ने बात किया, स्प्रेड ओवर 2 years 11 months, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। Inheritance of nationalism, perhaps the best summary of principle that a nationalist movement brought constant objective resolution. अब objective resolution जो है ना, the resolution that defined the aim of the assembly. अब जो हमारा जो objective resolution है, जो हमारे assembly का जो aim है ना, उसको define जो कर रहा था, वो move किया गया था भाई नेहरू जी in 1946, और ये adopt कर लिया गया था, है ना, ये adopt कर लिया गया था। और द रेजोल्यूशन वॉज इनकैप्सुलेटेड एस्पिरेशन द वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एस्पिरेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज डिफाइंड द एम्स, किसका? फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीजों को, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराया गया था इन 1946। और जो संविधान है हमारा, किसी किसी को ये लग सकता है कि वो क्या सिर्फ एक ऐसी किताब है जो सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर उसमें मेंशन कर दिया है कि ऐसे करना, ये ऐसे करना। नहीं, ये गवर्नमेंट को एक कमिटमेंट कराती है, एक मॉरल कमिटमेंट इस्टेब्लिश, कि गवर्नमेंट जो है ये फुलफिल करे, प्रॉमिस करे, जो नेशनल मूवमेंट है, जो पीपल की जो एस्पिरेशंस है उनको ऑनर करे, है ना, उनको प्रोटेक्ट करे। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हम बात करते हैं, है ना, उसमें ये तीनों आते हैं। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। अब क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म, जिसकी हम बात करते हैं? जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम जो जिस तरीके से लोग एग्जिस्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। फेडरल फॉर्म है जिस तरीके से हमारे मोर देन वन लेवल पे जो पावर है, जो सेंटर है, स्टेट है, इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन चीज़ों के जो अडॉप्शंस हैं, है ना, जो हमने देखा कि किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हमारा जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, हमारे फेडरल गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स हैं, ये जो विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर इन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वन हैंड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वन हैंड। अब आप देखिए पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है कितना ज़रूरी है, फेडरल गवर्नमेंट है, अरेंजमेंट जो है हमारा फेडरल स्टाइल का, वो कितना ज़रूरी है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एवर्स टू बोरिंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। ये थोड़ा भी रिलेक्टेंट नहीं थे, जो भी वर्ल्ड के जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट थे, अच्छे इन द सेंस जैसे कि हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है और था भी, तो उसके जो एस्पिरेशंस, नीड्स को जो ऑनर कर सके, है ना, उनके हिसाब से जहाँ जहाँ भी उनको जो समझ में आया, उन
कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करा गया और उनसे जो प्रोविजंस थे वो बोरो किए गए. सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड सूटेड इंडियन प्रॉब्लम एस्पिरेशन. देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे, इंडियन प्रॉब्लम एंड एस्पिरेशंस को सूट करे, ऐसी चीज लेके आओ कि बाद में भी दिक्कत ना हो. जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, कैनेडियन से क्या लिया, आयरिश से क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आते भी हैं प्री में. नोट इट डाउन नहीं है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिमेंबर करिए कि ये जो कुछ मेन चीज़ें हैं, कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ओवर मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है रीड किया गया था. लेकिन दीज आर सर्टेन थिंग्स, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, है ना, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो क्वासी, ये हमने ब्रिटिश से लिया. अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, जो क्वासी फेडरल फॉर्म है, जो कि हमारा फेडरल फॉर्म है, जिसमें सेंट्रल फेडरल हैं हम बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर कि भैया कोई अगर ऐसी चीज़ है जो कि सेंटर के पास भी नहीं है, स्टेट के पास है, उस पर कौन लेगा, तो रेसिडुअल पावर जो है यूज़ करते हैं उसको काम करेंगे. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें DPSP है ना, इसमें जो स्टेट्स की जो कहीं ना कहीं जो DPSP हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया. अब हम यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे. तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये कहाँ से लिया गया है, ये US से लिया गया है. प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, ये चीजें ली गई हैं कहाँ से, फ्रेंच का. ये इसलिए मैं आपको एक एक चीज रीड करके बता रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं. फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स. कब, 1928 में, 1928. डू रिमेंबर, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड करा बिल ऑफ राइट्स. सोचिए 1928 में. देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड. जब 1928 में हमने उस चीज़ की डिमांड कर दी थी, तो डेफिनेटली जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हम प्रिपेयर करते ही करते, है ना. एंड देयर वर नो टू ऑप्शंस ऑफ द इंक्लूजन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम राइट्स की बात 1928 में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम कर रहे हैं तो ये राइट्स को तो हम ऑनर करेंगे ही, उनको तो हम पार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड इन द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड, कॉल देम फंडामेंटल राइट. ये सिर्फ राइट ही नहीं है, फंडामेंटल है. needs to be followed at any cost, needs to be honored at any cost. The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. देखिए कितना ये लोग ने अपने जनता को, पब्लिक को प्रोटेक्ट किया है इस तरीके से चीज़ों को फ्रेम करके. फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस. अब फंडामेंटल राइट्स हैं डेफिनेटली, एक ये फंडामेंटल राइट्स. अदर राइट्स मतलब जो और लीगल राइट्स होते हैं. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the Constitution of India. एक होता है कि हम ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में उसको प्रोटेक्शन दें, एक होता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है फॉर इट्स प्रोटेक्शन. ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी. अच्छा आप वर्ड सही समझिए ना, ऑर्डिनरी राइट्स, इसको जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग करता है, वो ऑर्डिनरी प्रोसेस से आसान तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं.
बट फंडामेंटल राइट्स अगर आपको कोई चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना होगा, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज करना होगा। बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स देम, कोई भी इनको वायलेट नहीं कर सकता है। अब अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी क्या गारंटी करता है? राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसमें सबको समान तरीके से लॉ से प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी चीज़ पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी भी ग्राउंड पे, किसी को शॉप में, होटल में, टैंक्स में, ब्रीदिंग गार्ड्स, रोड्स जाने पे प्रोहिबिट नहीं कर सकते। एवरीवन हैज़ गॉट द इक्वल एक्सेस, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकार किसी को एम्प्लॉय कर रही है तो सबको इक्वल तरीके से एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे सेलेक्ट होने का, एम्प्लॉयड होने का उसको प्रावधान दिया गया। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दी गया। जो टाइटल सिस्टम है, जो कि टाइटल सिस्टम पहले लिया जाता था, उस टाइटल सिस्टम में तो टाइटल सिस्टम क्यों अबॉलिश किया गया? इसलिए अबॉलिश किया गया, वो एक सुपीरियॉरिटी रिफ्लेक्ट करता था, एक सोशल डिफरेंस एक क्रिएट करता था, इसलिए उसको अबॉलिश किया गया। राइट टू फ्रीडम, अब राइट टू फ्रीडम में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, इकट्ठा होना, है ना, इकट्ठा होकर पीसफुली डिस्कस करना, एसोसिएशन फॉर्म करना, मूव करना फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई 100 लोग इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि हम जो है पूरे इंडिया में मूव करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चेक करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी की तो उसको चेक करना चाहते हैं, तो वो दे आर फ्री टू डू सो। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन, कोई ऑक्यूपेशन, है ना, कोई भी काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये फ्रीडम है। अब और कौन सी फ्रीडम है? प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, है ना। ये सारे जो हमको प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमको मिलते हैं। अब राइट्स अगर हम बात करें तो राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग को एम्प्लॉय करना जो कि छोटे बच्चे हैं, हजार्डस जॉब में, है ना, तो दिस इज कम्प्लीटली जो है ये बैंड है, ये मना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोपगेट ऑफ रिलीजन। आप फ्री हैं, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोपगेट करिए, कोई आपको रोक नहीं आ रहा है। अपने रिलीजियस अफेयर आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो पब्लिक अपने साथ अपने हिसाब से प्रमोट कर सकती है, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सरकारी में तो नहीं डेफिनेटली, लेकिन अगर कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो वर्शिप करना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और देना चाहते हैं, तो इस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो दे सकते हैं, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं अलाउड है। कल्चर एजुकेशन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ माइनॉरिटीज स्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसमें एजुकेशन का जो स्तर है वो हर तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑर्डिनरली अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस, हाउएवर कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आमतौर से क्या होता है कि कोई क्राइम कमिट करने के बाद आदमी का अरेस्ट होता है, यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिफोर द क्राइम हैज बीन कमिटेड, उसके पहले ही ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पेशन, जो लगता है कि नहीं ये कुछ गलत कर सकता है, सस्पिशियस है, तो उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं। However, there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity, imprisoned for some time without the following above mentioned procedure. This is known as preventive detention. जिसकी अपन बात कर रहे थे कि अगर किसी पे शक होता है कि ये कुछ ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है जिससे देश का या सोसाइटी का माहौल ख़राब हो सकता है, तो उसको हम डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं।
दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो इस राइट के थ्रू वो कोर्ट में अपील कर सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव्ड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला, दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अम्बेडकर साहब ने किस राइट को बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द आंसर विल बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। अब अगर कुछ रिट की बात करें जो कि कोर्ट्स इशू कर सकते हैं, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के भी हम बात कर रहे थे। हेबियस कॉर्पस, a writ of habeas corpus means that court orders that arrested person should be presented। कोई भी जो arrested person है वो present हो कोर्ट के before, it can also set free कर सकता है। कोर्ट उस arrested person को अगर लगता है जो grounds है, जो manner है जिससे उस person को arrest किया गया है वो अनलॉफुल है, वो कहीं से ऐसा है कि वो लॉ को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पर्सन को कोर्ट सेट फ्री कर सकता है अंडर द रिट हेबियस कॉर्पस। अब हम मैंडेबस की बात करें, दिस इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर। जैसे मान लीजिए कि कोई अधिकारी है जो कि लीगल ड्यूटी अपनी नहीं कर रहा है, उससे इन्फ्रिंज कर रहा है, तो अगर किसी को भी, अगर किसी इंडिविजुअल राइट को इन्फ्रिंजमेंट है किसी ऑफिस होल्डर के लीगल ड्यूटी ना फॉलो करने की वजह से, वो इन लीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहा है अगर कोई, तो कोर्ट जो है मैंडेबस रिट के थ्रू जो है एक्शन ले सकता है। अब रिट बात करें प्रोहिबिशन की, दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड केस गोइंग। जैसे जो केस जो कोर्ट की एक अपनी जो एक एरिना है, अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने उस एरिना को पार किया है, तो ये प्रोहिबिशन का रिट जो है वो इशू करते हैं। क्वो वारंटो, इफ द कोर्ट्स फाइंड दैट द पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट वो ऑफिस होल्ड करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तो कोर्ट जो है रिट इशू करता है क्वो वारंटो एंड रिस्ट्रिक्ट करता है उस पर्सन को कि तुम भाई ऑफिस होल्डिंग छोड़ दो, तुम्हारे लिए ऑफिस नहीं बना है। सरोशरी, अब ये इसमें क्या है, द कोर्ट ऑर्डर्स लोअर कोर्ट कि जो भाई तुम जो कोर्ट है या मैटर जो पेंडिंग है तुम्हारे पास, उसको तुम मैटर को जो है ट्रांसफर करो कहां, हायर अथॉरिटी के पास। अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी मेनी अदर मैकेनिज्म, और भी चीजें हैं जुडिशरी के अलावा जिससे हम जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यू नो, भाई देखिए राइट्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डीपली जाके चीज़ों को मेंशन किया गया है कि सो दैट द राइट्स आर प्रोटेक्टेड। You may heard about the National Commission of Minorities, National Commission on Women, National Commission on Scheduled Caste, है ना। तो ये जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब क्या है, ये इसीलिए है कि जो वुमेन्स हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे दलित्स हैं, इनको हम प्रोटेक्शन कर सकें। जो हम पास कोई भी जो माइंडसेट हो किसी का, गलत हो सही हो, उससे नहीं हो, लेकिन इनको कोई भी अनइक्वालिटी ना हो, इनके साथ कोई अनजस्ट ना हो। Everyone is equal in the eyes of law, in the eyes of our country, in the eyes of the constitution। ये कमीशंस जो हैं इसके लिए बनाए गए थे, इन चीज़ों को चेक करने के लिए, है ना। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ गाइडलाइंस है जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट्स। इफ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट। जैसे हम जब बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की कि अगर गवर्नमेंट भी वॉयलेट करती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, अगर डीपीएसपी को गवर्नमेंट वॉयलेट कर रही है तो वी कांट गो टू द कोर्ट। दिस गाइडलाइन नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that cannot be enforced by judiciary। They expected that the people would also hold the government responsible for implementing these directive। ये जो है ये कहीं ना कहीं ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया गया कि एक जस्ट सोसाइटी के लिए, एक हारमोनियस सोसाइटी के लिए ये जो डीपीएसपी जो दिया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में,
ये गवर्नमेंट फ्री है, इस चीज़ को अवॉइड कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक है उसके ऊपर ये छोड़ दिया गया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंट कराना इन डायरेक्टिव्स को। सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट ऑफ गाइडलाइन इज कॉल्ड डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट करता है मेन थिंग, गोल एंड ऑब्जेक्टिव वी एज सोसाइटी शुड अडॉप्ट। क्या गोल होना चाहिए एक सोसाइटी का, एक जस्ट सोसाइटी का? सर्टन राइट दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय, पार्ट ऑफ और भी राइट जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा हैं जिसको लोगों को एंजॉय करना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो डीपीएसपी है उसको ऑनर करते हुए कई डिसीजंस लेती रहती है, जैसे सेवरल जमींदारी अबॉलिशन बिल, नेशनलाइज बैंक करना, फैक्ट्री लॉ के ऊपर एक्ट करना, मिनिमम वेजेस सेट करना, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन बनाना, डेवलपमेंट करना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। इन सब चीज़ों में जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है या पीछे बनाई, उसमें जो डीपीएसपी है वो झलकता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड्स द राइट ऑफ एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर द एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसका एग्जाम्पल है हमारा मनरेगा वाला, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे डीपीएसपी को ऑनर करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उस समय डिड वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज? द आंसर इज नो। कब आई फंडामेंटल ड्यूटीज? इन 1976 42nd amendment to the constitution was passed. This amendment was inserted in the list of fundamental duties. 10 ड्यूटीज जो है बनाई गई जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर में रखा गया, और 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में उसको ऐड किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दिस ड्यूटी। इन ड्यूटीज को भी ऐसा नहीं है, ये ड्यूटीज सिटीजन्स पे छोड़ दी गई टू फॉलो इट, टू ऑनर इट। As citizens, we must abide by the constitution, defend our country, promote harmony among citizens, protect the environment. The inclusion of fundamental right has not changed the state of fundamental. The inclusion of fundamental duties, इसके वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अब राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी एक समय पे एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन गवर्नमेंट को डेवलपमेंट वर्क और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में ये सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही थी, इसलिए राइट टू जो प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और दिस वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में था 1978 में हुआ था, उसके थ्रू रिमूव कर दिया गया। इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि भूल जाती हैं बाद में 10 बुक पढ़ने के बाद, और क्वेश्चंस जब आते हैं प्री में तो हम सोचते रह जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज डेमोक्रेसी। अब हमने पहले भी ये चीज़ों को कवर किया है ना, क्या नेसेसिटी है रिप्रेजेंटेशन की। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर पब्लिक का से कैसे होगा, आप ये बताइए। पब्लिक से ही नहीं रहेगा, है ना। और मैं इसको थोड़ा तेज करूंगा बिकॉज ऑलरेडी हमने एनसीईआरटीज में इन चीज़ों को कवर कर रखा है ना। ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। हर डिसीजन में वो डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते हैं, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट ना हो सकता है उनके पास टाइम की दिक्कत हो, है ना। तो हर आदमी हर समय खाली भी नहीं रह सकता है। रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो एक्ट करते हैं पीपल के ब्याह पर। दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ इंडियन एज अ डेमोक्रेसी, आवर माइंड इनवेरिएबली टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शंस। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इलेक्शन। हमारे दिमाग में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन, हमारे दिमाग में हमारा वोट आता है, हमारे दिमाग में आता है कि वो वोट के थ्रू जाके आदमी सेलेक्ट होता है और गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। Elections are today become the most visible symbol of democratic practice. A direct democracy is one of where the citizens directly participate in day-to-day decision making. एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जो सिटीजन्स हैं वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें। जिसमें आपके एनसीईआरटी में एंशिएंट ग्रीस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि लोग आते थे और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो भी पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में
पार्ट लेते थे, हिस्सा लेते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे। रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब जो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल की बात कर रहे हैं। द मेथड फॉलो टू चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड एज इलेक्शन। इलेक्शन वो मेथड है जिससे हम रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। सिटीजन इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बट ऑब्वियस है, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हम इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जाके हमारे जो लोकसभा में जाके बैठते हैं और वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं अगर इंडिया में, तो ऐसा कैंडिडेट जिसके पास हाईएस्ट वोट है ना, इस सिस्टम के अंडर में द इंटायर कंट्री, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंटायर कंट्री को डिवाइड किया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना जो सांसद होता है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। Candidate who secures the highest number of vote in that constituency is declared elected। उसका परसेंटेज से नहीं मतलब है, नंबर ऑफ वोट से मतलब है ना। नंबर ऑफ वोट जिसको सबसे ज्यादा मिले, FPTP सिस्टम हमारा यही है, फर्स्ट पास द पोस्ट। इस पे ये निर्भर करता है नंबर ऑफ वोट से, परसेंटेज से नहीं कि पता चला 100 लोग वोट कर रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज वोट जो है उसको दिया गया, नहीं, कितने नंबर ऑफ वोट्स उसको मिले हैं उस पर निर्भर करेगा FPTP सिस्टम। इन द इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर। इस मेथड को एक प्लूरिलैरिटी सिस्टम भी कहते हैं, है ना। दिस मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेथड जो है, जो हमारा FPTP सिस्टम है, ये हमारे संविधान पे मेंशन्ड है। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये एक टफ मेथड है ना। एक बड़ी कंट्री में इसको करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, लिमिटेड स्केल पे कर सकते हैं, है ना। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब ये क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ PR सिस्टम। इसमें हम प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव इस PR सिस्टम से करते हैं। PR सिस्टम में क्या होता है कि हम बेसिकली रैंकिंग करते हैं, है ना। हम रैंक करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, जिसको जितने ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं उसके थ्रू हम इसको इलेक्ट करते हैं, है ना। यही यहाँ पे जो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज है, डिमार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी अकेडमी में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी के तरीके से जो बात करते हैं, है ना। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी, वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, एवरी पार्ट गेट सीट्स द प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स। अब ये जो है प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज की बात करता है, ये नंबर ऑफ वोट्स की नहीं बात करता है जो PR। इसमें हम रैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो है अपना काम करते हैं, जिसकी हाईएस्ट रैंक होती जाएगी उसको जो है हम कहीं ना कहीं अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मानेंगे, और जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वो जीतेगा। ऐसे सिस्टम को इजराइल नीदरलैंड में करते हैं, जिसे हम FPTP सिस्टम जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, UK में फॉलो करते हैं, जिसमें कैंडिडेट को मेजॉरिटी, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी वोट्स उसको मिले, मैक्सिमम वोट उसको मिले, वो जरूरी है। थर्ड सिंगल ट्रांसलेटर वोट फॉलोड बाय राज्यसभा इलेक्शन, जिसको हमने देखा। एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ईच मेंबर, राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे विधायक गण होते हैं, जो हमारे MLA होते हैं, वो वोट करते हैं, है ना। वोटर्स आर MLA इन द स्टेट। एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट। जो रैंकिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, जो हमने PR सिस्टम समझा, वो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके लिए फॉलो कराता है। डिक्लेयर टू बी द विनर, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। अब क्या फॉर्मूला है ये PR सिस्टम का, टोटल वोट्स पोल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। मान लीजिए जितनी वैकेंसी है ना, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यूपी में 403 लोग हैं, 403 सीट्स हैं यूपी में व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा में अगर 10 सीट खाली है तो +1,
+1। ये जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तब हम PR सिस्टम के थ्रू राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है। स्मॉल कंट्री में तो चल जाएगा, बट एक सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया में नहीं चलेगा। इसीलिए FPTP सिस्टम पॉपुलर सिस्टम है। एंटायर इलेक्शन जो है बहुत सिंपल है, FPTP का अंडरस्टैंडेबल है, इसको कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए सिस्टम को समझने के लिए। लेकिन जब हम PR सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक रिक्विजिट है ये फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक रिक्विजिट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो एक पार्टी हावी हो जाएगी और वही चुनाव जीत जाएगी। वोट का तो कोई वैल्यू का सिस्टम ही नहीं रह जाएगा, तो डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या रह जाएगी। द ट्रू टेस्ट ऑफ एन इलेक्शन सिस्टम एबिलिटी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वी वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ऑन द ग्राउंड। इट इज इंपॉर्टेंट दैट इलेक्शन सिस्टम इन पार्शियल ट्रांसपेरेंट। जो हम बात करें वोटिंग की, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट अलाउ द एस्पिरेशन ऑफ द वोटर टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू इलेक्टोरल रिजल्ट। इसमें जो हमारा जो वोटर्स हैं, है ना, जो भी एस्पिरेशंस हैं उनकी, उस एस्पिरेशंस को वो वोट डालते हैं और वो चाहते हैं अपने लोगों को सेलेक्ट करें और लेके जाएं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एस्पिरेशंस जो है फॉलो नहीं होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रिक्वायर ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी एलिजिबल टू वोट। इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। 1989 तक क्या था, इंडियन सिटीजन 21 साल के ऊपर जो थे वो वोट करते थे। लेकिन अब एक अमेंडमेंट जब आया 1989 में, जिसने एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया 21 से। अडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो डेफिनेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। और बहुत सी एफर्ट्स लिए गए हैं इंडिया में जो कि इंश्योर करें कि इलेक्शन सिस्टम जो है फ्री एंड फेयर हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इलेक्शन कमीशन है, जो सुपरवाइज करता है, कंडक्ट करता है, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रूल, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ये जो काम कौन करता है, ये हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन अगर फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली उस पर हावी हो जाएंगे गवर्नमेंट और उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगी। दीज वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्शन कमीशन अ डिसिसिव रोल वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विथ इलेक्शन। ये हर कुछ जो है कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर। हालांकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको रिमूव करना, बट ये जो है आपके प्रेसिडेंट जो है इसको रिमूव भी कर सकते हैं। The Election Commission of India has a wide range of functions, supervises preparation of up-to-date voter list जो लोग वोट करेंगे। Also determine the timing of election, कब होगा इलेक्शन, प्रिपेयर इलेक्शन शेड्यूल, कितने सत्र में होगा इलेक्शन, किस तरीके से होगा, किस एरिया में कब होगा, एक साथ होगा या अलग अलग तारीख में अलग अलग जगह होगा। During this entire process, Election Commission has the power to take decision to ensure free and fair poll। कुछ भी डिसीजन जो है इससे रिलेटेड अगर लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इनकरेज करने के लिए लेना है तो वो इलेक्शन कमीशन लेगा। इट कैन पोस्टपोन भी कर सकता है इलेक्शन को, ये कैंसिल भी कर सकता है इलेक्शन के लिए, पूरे कंट्री के लिए, है ना, एक स्टेट के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ऑन द ग्राउंड दैट एटमॉस्फेयर, अगर इसको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, कुछ ऐसा एनवायरमेंट लग रहा है, उस केस में इलेक्शन कमीशन कैंसिल भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है इलेक्शंस को। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। अब जो पॉलिटिकल पार्टी में हम बात करते हैं सिंबल्स की, तो जो नेशनल पार्टी हैं उनका तो सिंबल्स कहीं ना कहीं वो सेलेक्टेड रहता है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं जो नेशनल पार्टी नहीं है उनका जो सिंबल होता है, जो उनका सिंबल नेशनल पार्टी का भी इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिए जाते हैं, करे जाते हैं, सेलेक्ट करे जाते हैं, और बाकी लोगों को भी जो सिंबल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन हैव अ लिमिटेड, वेरी लिमिटेड स्टाफ, अपने खुद के इसके लिमिटेड स्टाफ होते हैं, लेकिन जो हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसकी मदद से इलेक्शन कमीशन एक्ट करता है और चीज़ों को सुपरवाइज करता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू
मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा प्रयास करना है कि जो इलेक्शंस होते रहें वो फ्री हों, फेयर हों, टू द मैक्सिमम लेवल जितना पॉसिबिलिटी हो, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अडल्ट सफरेज, freedom to contest election, establishment of independent election commission. India has tried to make election process free and fair. अगर आपसे कहें कि how can you say that India has tried level best to conduct its election free and fair, तो definitely ये जो point है ना, इसको आप describe कर सकते हैं मेंस में भी और इसको यूज कर सकते हैं। There should be a special provision to ensure that at least 1/3 of women elected to parliament in पार्लियामेंट या असेंबली में। इसकी डिमांड है बहुत दिनों से, डेकेड से भी ज़्यादा जो इसकी डिमांड है, लेकिन अभी तक ये फुलफिल नहीं हुआ, बिल पेंडिंग ही है। देयर शुड बी अ स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इलेक्टोरल। कहीं ना कहीं देखा गया है जो मनी पावर है उसको पास में लोग यूज़ करके इलेक्शंस को जीतने के लिए जो है प्रयास करते हैं, उसको जो इलेक्शन एक्सपेंस है शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड। एक गवर्नमेंट स्पेशल फंड क्रिएट कर दे जहां पार्टी पूल इन कर दे अपने फंड्स को, वहां से सारे जो खर्चे हैं वो किए जाएं। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। जिसके ऊपर भी क्रिमिनल केस चल रहे हैं उनको मना कर देना चाहिए इलेक्शन लड़ने से। दे शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट रिलीजन अपील्स इन द कैंपेन। अगर कोई आदमी है जो कि धर्म जात की बात करता है किसी इलेक्शन कैंपेन में तो उसको मना करना चाहिए। देयर शुड बी लॉ टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक मैनर। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जो भी डिसीजन ले वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 लोग के हित में हो। बड़ी पार्टी है तो सबसे कंसेंट जिस भी तरीके से डेमोक्रेटिक वे से ले सकते हैं वो लेना चाहिए। इस तरीके से क्लास 11th को हमने जो है क्लास 11th के एक पार्ट को हमने कंप्लीट किया है ना। हो सकता है क्लास 11th हमारा 2 पार्ट नहीं बल्कि 3 पार्ट में आए, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करेंगे इसलिए जो है हो सकता है कि 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़े क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें स्लाइड्स भी इजी तरीके से ही बनाई गई कि अगर आप बाद में भी स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।